अस्सलामुअलैकुम टू ऑल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अली असगर और हम कर रहे हैं ओ लेवल्स का फिजिक्स। उसके अंदर हमने इससे पहले अलग अलग वीडियोस रिकॉर्ड कर दी हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फोर्सेस की और हम पास्ट पेपर्स की बात करेंगे, यानी टॉपिकल पास्ट पेपर को हम सॉल्व करेंगे ताकि आप वेरी शॉर्ट टाइम के अंदर मैक्सिमम अपनी नॉलेज को कवर कर सकें। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम डायरेक्ट अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। हम डायरेक्ट अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। चलें जी, आपके सामने आपकी स्क्रीन आपको नज़र आ रही है। पहला सवाल आपसे ये है जो कि आया था हमारे पास पेपर के अंदर J13 क्वेश्चन पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 था, राइट? सवाल है हमारे पास ये रहा। द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द फॉलोइंग स्काई डाइवर इज शोन बिलो। एज ही फॉल द एज ही फॉल The skydiver spread out the arm and the leg and open his parachute. Which part of the graph show the terminal velocity? यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है ना दोस्त, वो है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब वो वेलोसिटी जहाँ पे एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगी। और एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। जब हम कहते हैं एक्सीलरेशन जीरो होगी, इसका मतलब अब वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा। ऊपर से जब वो नीचे की तरफ आ रहा होगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, मगर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अब उसकी स्पीड नहीं बढ़ रही, यानी एक्सीलरेशन जीरो हो गई। तो इस ग्राफ के अंदर हम ये देखते हैं कि कहाँ पे एक्सीलरेशन जीरो हो रही है। जरा देखिएगा, ये हमारे पास जो ग्राफ है आपकी स्क्रीन पे वो है स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ। और स्पीड वर्सेस टाइम के ग्राफ के अंदर ये स्पीड अप हुआ हुआ हुआ, ये रुका, फिर ये स्पीड स्लो हुई और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी अगर मैं डी को सिर्फ मार्क करूँ तो डी वो वाला पॉइंट है जहाँ पे हमारी एक्सीलरेशन पैदा ही नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी हमारे पास स्ट्रेट लाइन के अंदर आ गई, हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर आ गई। तो इसका सही आंसर है हमारे पास डी, राइट? अब हम आगे जाते हैं। अब है एक कार। A car of mass 1500 kg travels along a horizontal road। सही हो गया। उसकी एक्सेलरेशन कितनी, उसकी एक्सेलरेशन कहाँ से कहाँ तक बढ़ी भाई? 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, फिर उसने 25 मीटर पर सेकंड की रफ्तार ली। कितने टाइम के अंदर ली? 5 सेकंड्स के अंदर ली। व्हाट इज द फोर्स नीडेड टू परफॉर्म दिस एक्सेलरेशन? यानी हमें फोर्स कितनी चाहिए? कितना सिंपल सा सवाल है, ये न्यूटन सेकंड लॉ का सवाल है। F इज इक्वल टू एम ए। तो इस केस के अंदर हमारे पास एम ए आ गया। मास ऑफ द कार इज 1500। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडिंग बाय टाइम, 25 माइनस 10 डिवाइडिंग बाय टाइम। इन सबको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 4500 न्यूटन। इसका आंसर आएगा हमारे पास 4500 न्यूटन, राइट? तो ये हमने आंसर मार्क कर दिया और फिर हम चले गए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बैलेंस्ड फोर्स, याद रखिएगा न्यूटन का लॉ है। सेकंड लॉ ऑफ द मोशन क्या कहता है? बैलेंस्ड। F इज इक्वल टू एम ए। सुनिएगा, बैलेंस फोर्स आर एक्टिंग ऑन अ मूविंग बॉडी। व्हाट हैपेंड टू द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट एंड टू द स्पीड ऑफ द बॉडी? मूवमेंट की डायरेक्शन में क्या फर्क आएगा और स्पीड की डायरेक्शन के अंदर क्या फर्क आएगा, ये आपको देंगे बताना है। मगर याद रखिएगा जो फोर्सेस है ना वो सारी की सारी बैलेंस्ड है। अब F इज इक्वल टू एम, जो हमने ऊपर भी किया था, विच इज न्यूटन सेकंड लॉ, वो आपको ये बताता है कि एक्सीलरेशन कब पैदा होगी? जब जब रिजल्टेंट फोर्स कुछ हो। इस केस के अंदर आपके पास फोर्सेस कितनी है? बैलेंस। इसका मतलब कोई फोर्स नहीं है, नेट फोर्स चेंज नहीं है, यानी जीरो है। बैलेंस फोर्स है तो इसका मतलब जब फोर्स नहीं है तो क्या नहीं है? फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं, और एक्सेलरेशन नहीं है तो इसका मतलब स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा और डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका आंसर है डी, डज नॉट चेंज द डायरेक्शन एंड डज नॉट चेंज द स्पीड। तो इसका मतलब इसका सही आंसर है मेरे बच्चे डी, डी फॉर डॉल, राइट? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। A particle P is moving to the horizontal circle about O. P move at the constant speed. P की याद रखिएगा स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही है बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर। Which statement is true? अब जरा देखिएगा आपको क्या कहता है। आपको ये कहता है कि a force of a constant size act on P in the direction of the motion। सही है। दूसरा है force of constant size acts on P towards O। ओके और यहाँ पे द फोर्स ऑन पी वेरीज साइज इज मूव इन द सर्कल, और ये है देयर इज नो रिजल्टेंट फोर्स। डी तो हो ही नहीं सकता। हमें पता है कि जब भी कोई चीज सर्कल के अंदर मूव करेगी तो उसकी एक्सीलरेशन हमेशा टूवर्ड्स किसके जाएगी? सेंटर की तरफ जाएगी। और इस केस में हमारे पास सेंटर क्या है? जीरो है, तो इसकी वजह से इसका सही आंसर है बी फॉर बॉल। A force of constant size acts on P towards O, right? यहाँ तक हम ये बात हमने क्लोज कर दी। अब जरा देखिएगा, a graph shows how the height of an object above the ground changes with time। ये with the changes with time, यानी ग्राफ कैसे चेंज होगा? The graph shows the height of an object above the ground change with time, which is what is the terminal velocity? मैंने आपको जैसे बताया था कि टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब ये है कि जब आपके पास एक्सेलरेशन जीरो हो जाए। अब यहाँ पे आपसे पूछते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी कितनी होगी। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब हमें ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा, यानी एक्सेलरेशन हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी, हमें ग्रेडियंट से पता चलेगा। अब जरा देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रेट लाइन आ रही है। अगर मैं इन दो पॉइंट्स को मार्क करूँ, एक यहाँ पे जो मैंने रेड से किया है और एक दूसरा पॉइंट जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ,
ये वाला पॉइंट आ गया और एक ये वाला पॉइंट आ गया, राइट। अगर इन दोनों पॉइंट्स को मैं देखूं और इन दोनों का ग्रेडियंट निकालना चाहूं तो यहाँ पे मेरे पास हाइट है इसकी 3 और यहाँ पे मेरे पास इसकी हाइट है 0 और ये हाइट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है भाई साहब, ये रिप्रेजेंट कर रही है मीटर्स को। तो यानी 3 माइनस 0 और डिस्टेंस अगर एक्स एक्सिस पे मैं देखूं तो ये हमारे पास टाइम है और ये टाइम कहाँ से कहाँ तक है, 2.5 सेकंड से लेके 1 सेकंड। तो इन दोनों को माइनस करते हैं, तो जब डिस्टेंस डिवाइडिंग बाय टाइम हमने किया तो हमारे पास आंसर इसका आया 2। तो इसका मतलब इसका सही आंसर है 2। यानी यहाँ पे हमें इसकी क्या निकालनी थी भाई, टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी थी। फिर से बताता हूँ, टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब वो वेलोसिटी जहाँ पे एक्सेलरेशन आपकी 0 हो जाती है, राइट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। थोड़ा सा लाइट है ये, देखिएगा। A skier of a mass, skier of the mass of 80 kg accelerate down the slope। ये कोई स्कीन करने वाला है और ये स्कीन करते करते नीचे की तरफ आ रहा है। इसका जो अपना वजन है वो 80 किलोमीटर पर गया, 80 केजी के बराबर है और इसकी एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। द ग्रेविटेशनल फील्ड कांस्टेंट जो है वो कितनी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कैपिटल जी, उसकी वैल्यू है 10। व्हाट इज द वेट ऑफ द स्कीयर एंड द रिजल्टेंट फोर्स। उसका वेट निकाल के बताएं और उसकी रिजल्टेंट फोर्स निकाल के बताएं। कितना सिंपल सा सवाल है। देखें, जब भी हम उसके वेट की बात करेंगे तो W इज इक्वल टू mg का फॉर्मूला लगाएंगे और जब हम उसके एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो F इज इक्वल टू ma लगाएंगे और उसकी वहां पे वर्किंग हुई भी है। जरा देखिएगा, अगर मैं देखूं, अगर मैंने इसका वेट निकालना है तो mg मास इंटू ग्रेविटी। याद रखिएगा जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है अर्थ की सरफेस पे, कैपिटल जी की जो वैल्यू है वही हमारे पास, सॉरी ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है यहाँ पे लिखा हुआ ग्रेविटेशनल फील्ड वो है 10। तो यहाँ पे हमारे पास 80 इस बंदे का मास आ गया और ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पे 10 थी, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर 800 आया। और जब मैं रिजल्टेंट फोर्स की बात करूंगा तो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू ma के बराबर, मास तो हमारे पास 80 के बराबर है और एक्सेलरेशन यहाँ पे हमारे पास कितनी प्रोड्यूस हो रही है, सवाल के अंदर कहता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि यहाँ पे मेंशन है। तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 160। इसका मतलब एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी आई है, एक्सेलरेशन हमारे पास जो फोर्स आई है वो आई है 160 और जो वेट था वो था 800 का। और इसका सही आंसर है मेरे भाई यहाँ पे मौजूद, विच इज आंसर नंबर सी। अब मैं कहता हूँ एग्जांपल, प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7 नवंबर के पेपर के अंदर आया था, 2013 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 5 था। द डायग्राम शो द एरोप्लेन टर्निंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सर्कल एट द कांस्टेंट स्पीड इन विच डायरेक्शन रिजल्टेंट फोर्स। याद रखिएगा, जब भी कोई चीज सर्कल के अंदर घूमती है तो वो टुवर्ड्स द सेंटर ही होती है, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर एंड टुवर्ड्स द सेंटर, जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। तो इस केस के अंदर ऑफ कोर्स ये प्लेन इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड पर टर्न कर रहा है, तो इसका अंदर जो इसकी फोर्स सोर्स निकलेगी वो डी के अक्रॉस निकलेगी, राइट। अब हम बात करते हैं 8 की। एन ऑब्जेक्ट फॉल फ्रॉम रेस्ट थ्रू द एयर, इट्स वेलोसिटी इंक्रीज अंटिल इट रीच द टर्मिनल वेलोसिटी। जाहिर बात है वेलोसिटी इंक्रीज होते होते जैसे उसकी टर्मिनल वेलोसिटी आती है उसके बाद वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होती है, एक्सेलरेशन 0 हो जाती है। व्हाट क्वांटिटी इंक्रीज अंटिल द टर्मिनल वेलोसिटी इंक्रीज, क्या चीज इंक्रीज होगी, जरा देखिएगा इसको इस तरीके से समझे कि आपके ऊपर एक चीज ऊपर से गिरने वाली है, तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे चीज गिरेगी तो उसकी रफ्तार तेज होगी, मगर ये अगर बहुत हाइट से गिर रही है, बहुत ऊंचाई से गिर रही है, तो ऊपर से नीचे आते आते इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होते 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 स्टैटिक हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। मगर ऊपर से नीचे आते आते क्या चीज इंक्रीज होगी, नीचे से दबाव इंक्रीज हो रही है, यानी हवा उसे रोक रही है ऊपर से नीचे आते वक्त, तो इसका मतलब नीचे से जो फोर्स इंक्रीज होगी ना वो होगी एयर रेजिस्टेंस, जो कि इस ऑप्शन के अंदर गिवन है। विच क्वांटिटी इंक्रीज अंटिल द टर्मिनल वेलोसिटी रीच, कौन सी चीज उसको रोकेगी ऑब्जेक्ट को, उसका एयर रेजिस्टेंस रोकेगी। इसकी वजह से हमने यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस को कर दिया चेक। अब हम बात करते हैं 9 की। द डायग्राम शोज अ ब्लॉक ऑफ स्टोन ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, द फोर्स P एक्ट ऑन अ ब्लॉक एज शोन इन द गिवन फिगर। ये हमारे पास आ गई फिगर। द ब्लॉक कहां पे रखा हुआ है ये याद रखिएगा, ब्लॉक अपनी जगह पे रुका हुआ है, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा। द फ्रिक्शनल फोर्स F acts on the body which raw shows the direction of the force। याद रखिएगा ब्लॉक अपनी जगह पे रुका हुआ है, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। अगर आप धक्का इस तरफ लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ आएगी, लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी, तो यहाँ पे टू द लेफ्ट। और जितनी आपने P की मैग्नीट्यूड लगाया, क्योंकि ब्लॉक अपनी जगह पे रुका हुआ है, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, तो उसका मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स होगी उसका भी मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, P ही के बराबर होगा, सेम एज साइज ऑफ P। तो इसका सही आंसर है हमारे पास C, करेक्ट। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। अब हम आगे 10 पे। 10 क्या कहता है, मैंने हैवी कॉइन फॉल अ शॉर्ट डिस्टेंस टुवर्ड्स द ग्राउंड, इट डज नॉट रीच द टर्मिनल वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करने के लिए इतना ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, जब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होते होते इतनी हो जाए कि वो कांस्टेंट हो जाए, तो ये तो वेरी शॉर्ट इंटरवल है, तो कौन सी चीज
इसमें क्या होगा, when the heavy coin fall the short distance towards the ground it does not reach the terminal velocity। और क्यों रीच नहीं कर सकेगा, क्योंकि कॉइन का जो वेट है ना वो ज्यादा है एयर रेजिस्टेंस के। एयर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में तो लगेगी, मगर क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस है तो इतनी ज्यादा एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी कि वो वेट को ओवरकम कर सके। अगर हमें वेट को ओवरकम करना है तो एयर रेजिस्टेंस भी इतनी ज्यादा हो रही है, कब होगी, जब ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। इसका मतलब इसका सही आंसर है हमारे पास डी, राइट। इसका सही आंसर है हमारे पास डी। अब हम बात करते हैं 11 की। अ कार ट्रेवल अलोंग अ रोड एट 50 किलोमीटर पर आवर, द ड्राइवर अप्लाई द same brake force at the same place on a day when the surface is dry and when the surface is wet। ऑन द वेट सरफेस हाउ मेनी ऑफ दीज डिस्टेंस आर ग्रेटर देन ऑन द ड्राई सरफेस। आप और मैं गाड़ी के अंदर जा रहे हैं, एक दफा हम यूजुअली वहां पे शारे फैसल पे या कोई भी एक मेन रोड पे ब्रेक लगाते थे, मगर जब बारिश हुई और हमने ब्रेक लगाई तो जाहिर बात है जब बारिश नहीं थी तब फ्रिक्शन ज्यादा था, जब बारिश हो गई तो रोड गीले होने की वजह से फ्रिक्शन कम है। तो जब हम ब्रेक लगाते हैं तो डिस्टेंस ज्यादा कवर होगा। तो इन तीनों में से कौन सी चीज ज्यादा होगी, ब्रेक डिस्टेंस ज्यादा होगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस ज्यादा होगा, या थिंकिंग डिस्टेंस ज्यादा होगा। देखिए हमने जब सोचा कि ब्रेक लगानी है तो वो तो जब मौसम यानी जब वेट रोड है तभी भी हमारी थिंकिंग की स्पीड वही है, और जब ड्राई रोड है तभी भी हमारी थिंकिंग की स्पीड वही है। यानी इन तीनों में से कौन सा डिस्टेंस बढ़ जाएगा, एक तो ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा और स्टॉपिंग डिस्टेंस, जब आपने ब्रेक लगाया उतने टाइम का डिस्टेंस, और जब आपने ब्रेक से पांव हटा दिया यानी स्टॉपिंग डिस्टेंस कहां तक जाके रुकेगी, तो ये दोनों इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब इन तीनों में से दो हैं जो कि इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर है सी हमारे पास। अब हम बात करते हैं 12 की। In a model of an atom, electron move in a circular orbit around the nucleus। Which statement about the electron is correct? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? याद रखिएगा जब भी इलेक्ट्रॉन सर्कल के अंदर घूमेगा तो एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होगी, याद रखिएगा। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, नहीं। द एक्सीलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, हाँ यही इसका सही आंसर है। जैसा अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि सही आंसर इसका यह है कि जब आपके पास अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल के अंदर घूमता है तो उसकी एक्सीलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होगी। अब हम बात करते हैं 13 की। 13 आपको क्या कहता है, अ मेटल बॉल जिसका वजन है 0.3 kg का और उसका वेट है 3 न्यूटन का, इज हेल्ड सो दैट इट्स बिलो द सरफेस ऑफ द ऑयल, इज एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स ऑफ दिस। आपको क्या कहते हैं, आपको कहते हैं व्हेन द बॉल इज रिलीज्ड व्हाट इज द इनिशियल एक्सीलरेशन। हमें एक्सीलरेशन का सवाल करते हैं, जब भी आपको मास फोर्स या एक्सीलरेशन का सवाल आए तो उसका मतलब आपको न्यूटन सेकंड लॉ इस्तेमाल करना है, व्हिच इज F इज इक्वल टू ma। बट इस केस में एक फोर्स नहीं, हमारे पास दो फोर्स है, एक तो इसका वेट है और दूसरी इसका जो दूसरी फोर्स है, एक तो इसका वेट है 3 न्यूटन का और एक रिएक्शन फोर्स है जो है 0.3 न्यूटन की। तो नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट रखिएगा, नेट फोर्स का मतलब है दोनों फोर्सेस को माइनस कर दें, इज इक्वल टू यानी फोर्स इज इक्वल टू ma। बट यहाँ पे जो फोर्स है इन दोनों को हमें माइनस करना पड़ेगा, तो 3 माइनस 0.3, 3 माइनस 0.3 इज 2.7 इज इक्वल टू ma। मास इंटू एक्सीलरेशन, मास की जगह पे 0.3 आ जाएगा, एक्सीलरेशन तो मैंने निकालनी थी और इसका आंसर आ जाएगा 9 मीटर पर सेकंड। तो इसका सही आंसर है मेरे बच्चे ये वाला बी, करेक्ट। अब हम आगे की बात करते हैं। अब हम ये कहते हैं स्टूडेंट ड्रॉप फ्रॉम द रेस्ट अ टेनिस बॉल इन द एयर, व्हाट हैपेंड टू द वेलोसिटी एंड द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू सेकंड। एक टेबल टेनिस का बॉल है, विच इज दिस मच साइज और प्लास्टिक का बना हुआ था और कितनी हाइट से, हल्की हाइट से, वेरी शॉर्ट इंटरवल हाइट से हमने फेंका है, तो इसके अंदर क्या होगा, व्हाट हैपेंड टू द वेलोसिटी, वेलोसिटी के अंदर क्या होगा और एक्सीलरेशन के अंदर क्या होगा। जरा देखिएगा, जैसे अगर कोई चीज मैं ऊपर से फेंकता हूं तो इसकी वेलोसिटी आहिस्ते आहिस्ते बढ़ती है, जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ती है तो इसकी एक्सीलरेशन कम हो जाती है, क्योंकि एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी में बहुत ज्यादा चेंज आया है तो इसका मतलब एक्सीलरेशन कम हो गई। अब जरा देखिएगा, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का रिलेशनशिप इनवर्स अगर मैं आपको बताऊं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ेगी और एक्सीलरेशन कम हो जाएगी, तो इसका सही आंसर है हमारे पास डी। इसका सही आंसर है सी फॉर कैट। अब हम बात करते हैं 15 की। द अर्थ ट्रेवल्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द सन एट कांस्टेंट स्पीड है, which arrows show the direction of the acceleration of the earth and the direction of the velocity। याद रखिएगा acceleration is always towards the center। अब मेरे पास acceleration क्या है, ये मुझे नजर आ रहा है towards the center है, यानी acceleration होगी r के बराबर और इसकी velocity की डायरेक्शन होगी q की डायरेक्शन के अंदर। तो r और q के दरमियान हमें रिलेशनशिप ढूंढना है। r आ गया हमारे पास डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन और q आ गया डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, तो हमारे पास इसका सही आंसर है डी। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 15 तक न्यूमेरिकल करवाए हैं बेटा, इसके अंदर हमारे पास 64 तक एमसीक्यूज हैं, तो इसके लिए मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। मेरा नाम है डॉक्टर अली असगर।